हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वीं के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज देखेंगे चैप्टर 4 के पार्ट 4। देखते हैं, कह रहा है पाइपलाइन। कौन लाइन? पाइपलाइन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले अगर पिछले वीडियो को देखें तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइए कि भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुआ था, कौन से स्थान के बीच हुआ था और कितने किलोमीटर रेल चले थे सबसे पहले भारत में। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा आप। आज का प्रश्न था। आगे हम लोग चलते हैं, पहले पाइपलाइन। कौन लाइन? पाइपलाइन। तो पाइपलाइन कहते हैं शहरों में घर घर तक पानी को पहुंचाने के लिए पाइप का इस्तेमाल से आप अवगत हो गए। आपको पता होगा शहर में नगर निगम होता है, घर से घर पाइप जोड़ा जाता है, जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? नगर निगम वाला पानी बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको? जल बोलते हैं। ये अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पर बोला जाता है। शहरों में घर घर तक देखते हैं क्या आता, पानी आता है। परंतु वर्तमान समय में परिवहन के रूप में पाइपलाइन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अगर पाइपलाइन को देखा जाए तो आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो पाइपलाइन का जो महत्व धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पाइपलाइन का उपयोग तरल पदार्थों जैसे पेट्रोलियम के साथ ही गैस के परिवहन के लिए भी किया जाने लगा है। अगर देखा जाए तरल पदार्थ को, पाइपलाइन का उपयोग में तरल पदार्थ को पेट्रोलियम के साथ ही गैस के परिवहन में जोड़ा जाता है। देखा जाए तो यानी कि पेट्रोलियम मतलब कुछ पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, अभी किसके माध्यम से आएगा? पाइप के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ा जाएगा। पाइपलाइन के द्वारा मरुस्थलों, जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानी भागों और यहाँ तक कि समुद्र के नीचे से होकर भी पाइपलाइन परिवहन किया जाता है। अब पाइपलाइन के देखा जाए, पाइपलाइन कहाँ कहाँ बिछता है? मरुस्थल में भी बिछा रहता है, जंगल में भी, पर्वतीय क्षेत्र में भी, मैदानी भाग में भी, और समुद्र के तरह भी पाइपलाइन को बिछाया गया है। क्योंकि एक देश से दूसरे देश में लाने में समुद्र से ही परिवहन होगा, तो समुद्र में भी पाइपलाइन को क्या किया जाता है? बिछाया जाता है। भारत में पाइपलाइन, कैसे में पाइपलाइन? भारत में पाइपलाइन, कोची भारत में पाइपलाइन जिसको देखते हैं। भारत में पाइपलाइन का भविष्य मुख्यतः तेल एवं प्राकृतिक गैसों के उद्योग पर निर्भर है। पाइपलाइन भारत में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है तेल और प्राकृतिक गैस पर। तेल अगर चलेगा तो पाइपलाइन की आवश्यकता है, प्राकृतिक गैस का उपयोग होगा तो पाइपलाइन की आवश्यकता है। सर प्राकृतिक तेल तो समझ रहे हैं, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन तेल होता है, लेकिन प्राकृतिक गैस को जैसे हम नाम सुन रहे होंगे, अभी CNG का ऑटो पूरा चल रहा है, तो ये CNG क्या कहलाएगा? तो CNG कहलाएगा प्राकृतिक गैस। कौन गैस? प्राकृतिक गैस के अंतर्गत आएंगे। देश में कच्चे तेलों के उत्पादन क्षेत्रों में शोधनशालाओं तक तथा शोधनशालाओं से तेज उत्पादन को बाजार तक पाइपलाइन के जरिए भेजा जाता है। शहर में कह रहा है कि तेल शोधक कारखानों से, जहाँ से तेल निकाल कर उसको रिफाइन किया जाता है, वहाँ से लेके बाजार में पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। सड़क मार्ग द्वारा तेल के टैंकर के द्वारा भी बाजारों तक भेजा जाता है। सड़क के द्वारा आप देखते होंगे इंडिया तेल या बहुत रिलायंस ऑयल, इंडियन ऑयल, जो देखते हैं ट्रक इससे आता है जिसमें तेल लदे हुए रहते हैं, वो तेल भरे हुए रहते हैं, वो सड़क के माध्यम से भी आता है। लेकिन आजकल प्रचलन हो रहा है कौन चीज़ से? पाइपलाइन के माध्यम का प्रचलन किया जा रहा है। शोधनशालाओं में कच्चे तेल में से प्राप्ति विभिन्न उत्पादन LPG, कौन जी? LPG, मोटर, गैसोलीन, नेफ्था, कैरोसिन, वायुयान तेल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल, फर्नेस तेल, लवयू, आयरन इत्यादि को पाइपलाइन की सहायता से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। कि पाइप के सहायता से, पाइपलाइन की सहायता से हाई स्पीड डीजल का, इंजन का तेल, डीजल, फरेन तेल, ब्लू ऑयल इत्यादि पाइप की सहायता से क्या किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। आजकल ठोस पदार्थों जैसे खनिज को तरल अवस्था, अगर आजकल देखा जाए तो ठोस पदार्थों जैसे खनिज के तरल अवस्था में परिवर्तन एवं पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाने लगा है। आजकल देखा जाए तो आजकल क्या होगा, इसको तरल अवस्था में अलग अलग प्रकार से ले जाया जा रहा है पाइपलाइन के द्वारा।
देश में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि तथा आयात में वृद्धि के साथ ही पाइपलाइन मांग में विस्तार क्रमशः होने लगा है। करा कि धीरे धीरे अगर पेट्रोलियम माध्यम से देखा जाए तो इसमें क्षेत्र में वृद्धि धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है। कारण सर आप बढ़िया समझा नहीं रहे, आपको मन में ऐसा शायद लग रहा होगा इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, तो सीधे पाइप की सहायता से जाएगा तेल तो पाइपलाइन के अंतर्गत आ जाएगा। इसकी संघनता देश की पश्चिम भागों में ज़्यादा है। 1985 तक देश में पाइपलाइन का कुल विस्तार 6,535 किलोमीटर था। 2004 में इसका विस्तार हो गया 18,554 किलोमीटर हो गया है। वर्तमान 2004 के डाटा के हिसाब से देखा जाए, अब वर्तमान का डाटा इसमें दिया नहीं तो हम वर्तमान का डाटा आपको बता भी नहीं सकते हैं। पाइपलाइन का वितरण, किस प्रकार से पाइपलाइन का वितरण किया जाता है जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। भारत में पाइपलाइन को मुख्यतः 2 वर्गों में रखा गया। कई वर्गों? 2 वर्गों में। किसको रखा गया? भारत के पाइपलाइन को मुख्यतः 2 वर्गों में रखा गया। पहला तेल पाइप। कौन पाइप? तेल पाइप। तो नाम से ही पता चल रहा है इस पाइप में कौन चीज जाएगा, पाइप तेल जाएगा, इसलिए नाम है तो इसका पड़ा क्या, तेल पाइप। तेल पाइप के अंतर्गत कौन जाएगा? कच्चा तेल पाइपलाइन। दूसरा आएगा तेल उत्पादन पाइपलाइन। दूसरा में है गैस पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन में कौन जाएगा? एलपीजी पाइपलाइन और एचबीजे पाइपलाइन। ये 2 प्रकार के क्या होंगे, गैस पाइपलाइन के अंतर्गत आएंगे। हम कह रहा भारत में हम लोग देखते हैं, भारत में कच्चो तेल परिवहन के लिए पूर्वी तट, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में पाइपलाइन बिछाई गई है। अगर भारत में देखा जाए, भारत में उत्तर पूर्वी हिसाब से देखा जाए, पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी के हिसाब से देखा जाए तो पश्चिमी भाग में पाइपलाइन बिछाई गई है। पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भागों में यह डिगबोई से बरौनी एवं हल्दिया तक है। ये डिगबोई से लेकर कुछ बरौनी हुरौनी होते हुए हल्दिया तक है, क्योंकि बरौनी है, डिगबोई है, हल्दिया है जो तेल के कारखाने हैं। क्या चीज़? किसके कारखाने थे? तेल के कारखाने। कारखाने मतलब कुछ यहाँ तेल निकला, जिससे तेल जमीन से, भूमि से तेल निकाला जाता है, जिससे तेल शोधक होकर पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान या एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जाता है, जिसे पारादीप तक बढ़ाया जाता है। पश्चिम में एक पाइपलाइन कांडला अजमेर होते हुए पानीपत तक, एक जामनगर से चाकसू तक है। अगर देखा जाए पाइपलाइन, पश्चिम में पाइपलाइन जो है कांडला अजमेर से लेके पानीपत के अजमेर में चाकू तक बिछाया गया है पाइपलाइन। चाकू से यह पानीपत एवं मथुरा तक 2 भागों में बांटा गया है। अब पानीपत से जी चाकू से 2 भागों में बट गया, कहाँ एगो चल गया, एगो मथुरा चल गया, एगो पानीपत चल गया। दक्षिण भारत में विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद के मध्य पाइपलाइन है। इसी पाइपलाइन के समांतर एलपीजी पाइपलाइन भी है। गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक 1730 किलोमीटर लंबा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। इसे ही एचबीजे गैस पाइपलाइन कहा जाता है। ये कह रहा है कि हजीरा से बीजापुर तक जो पाइपलाइन बिछा है उसको ही एचबीजे गैस पाइपलाइन कहा जाता है। भारत में गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल देश में लगभग 4500 किलोमीटर लंबे गैस पाइपलाइन का संचालन करता है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड है जो गेल है, जिसका नाम कहते हैं गेल कहते हैं, ये क्या करता है 4500 किलोमीटर तो पाइपलाइन को क्या करता है, संचालित करता है, इसके द्वारा चलाया जाता है। करा पेट्रोलियम, कौन लियम, पेट्रोलियम उत्पादन के वितरण की दृष्टि से गुवाहाटी सिलीगुड़ी पाइपलाइन, बरौनी कानपुर लखनऊ पाइपलाइन, चेन्नई चित्री पाइपलाइन, कोच्चिन कारूर पाइपलाइन, मंगलोर हासन बेंगलुरु पाइपलाइन, मुंबई मांडमांड इंदौर पाइपलाइन, मुंबई पुणे पाइपलाइन एवं नरकटहरिया मैंग्रोव हल्दिया पाइपलाइन, ये सब क्या पाइपलाइन का नाम दिया हुआ कि ये सारे पाइपलाइन हैं। करा डू यू नो, कौन वाली डिबिया, हरी वाली डिबिया। करा क्या आप जानते हैं पाइपलाइन बिछाने के पहले स्टील पाइप को बिटुमिनी की एक परत से ढक दिया जाता है, फिर उसके ऊपर ग्लास फाइबर की परत चढ़ा दी जाती है। इससे पाइप की जंग से रक्षा किया जाता है। यानी कि इस पाइप को मन में सवाल आ रहा है कि पाइप बिछा हुआ तो इसमें जब लोहा के पाइप है तो इसमें क्या लगेगा, जंग लगेगा। तो जंग लगाने के लिए, जंग से रोकने के लिए बिटुमस की परत लगाया जाता है, उसके ऊपर
ग्लास फाइबर कलर की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या है कि इसमें जंग कम लगे या जंग ना लगे। उल्लेखनीय है, देश का सबसे बड़ा उत्पादन पाइपलाइन जाल नहर कटिया गुवाहाटी सिल्लीगुड़ी बरौनी कानपुर राजबंदा मनगोराम हल्दिया पाइपलाइन है। एक देश की क्या चीज़ है, पाइपलाइन है, बहुत विकसित पाइपलाइन है कह सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ा बिछा हुआ जाल इस सारे स्थानों पर बिछाया गया है। ठोस पदार्थों के ठोस पदार्थों को परिवहन की दृष्टि से केंद्रमुखी मंगलौर पाइपलाइन लॉ के लिए उदयपुर जिला स्थित महन की खाने से देवारी प्रंगलन कारखाना तक रॉक फास्फेट सांद्र परिवहन के लिए पाइपलाइन प्रसिद्ध है। रॉक जो छोटे छोटे क्या कहता है, छोटे छोटे टुकड़े को ये पाइपलाइन के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है, भेजा जाता है। और यहाँ का जो पाइपलाइन है प्रगलन करके क्या कहता है, प्रख्यात है। प्रगलन मतलब कुछ होता है, उसको गला कर छोटे छोटे टुकड़े को भी उसको भाप के रूप में यानी कि द्रव के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। वायु मार्ग, कौन मार्ग, वायु मार्ग। वायु मार्ग क्या है, जिसके बारे में हम लोग क्या चीज़ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चौथा हम करा वायु मार्ग, हम लोग पढ़ रहे हैं, सड़क मार्ग पढ़ चुके हैं, रेल मार्ग पढ़ चुके हैं और पाइपलाइन मार्ग पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ेंगे वायु मार्ग। आपने अपने गांव शहर के ऊपर आकाश में हवाई जहाज को उड़ते हुए अवश्य ही देखा होगा। वायु मार्ग के जरिए परिवहन का यह सबसे तीव्र आधुनिक एवं महंगा साधन है। अगर आपने जो देखा होगा वायु के ऊपर, अपने घर में गांव में होंगे, अगर शहर में होंगे तो छत के ऊपर देखे होंगे वायु को क्या चीज़, हवाई जहाज या जहाज को उड़ते हुए। वायु मार्ग के जरिए परिवहन का यह सबसे तीव्र आधुनिक एवं महंगा साधन है। अगर वायु मार्ग क्या है, जो बहुत आधुनिक साधन है लेकिन बहुत महंगा साधन भी है। कम समय में बचता है, समय तो कम लगता है लेकिन क्या चीज़, इसका पैसा क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, यानी कि महंगा। लंबी दूरी की आरामदायक एवं सुखद यात्रा कम समय में इसके द्वारा संभव है। भारत में यह विभिन्न राजधानी शहरों, मेगा शहरों, औद्योगिक एवं वाणिज्य केंद्र के एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। देश में यह परिवहन का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। अगर देखा जाए वायुयान को प्रगलन देखा जाए तो वायुयान का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। आजकल के दूसरे जोड़ा जाता है, एक से दूसरे के समुद्र की यात्रा से करने से या सुखद यात्रा यानी आराम की यात्रा करना है तो वायुयान की यात्रा कीजिए, आराम से कीजिएगा, सुखद कीजिएगा, कम समय में जल्दी ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं और सुविधा से लग्जरी सी यानी कह सकते हैं सुविधा से पूरा लैस रहेगा। कौन है, वायु मार्ग। भारत में वायु परिवहन, कौन परिवहन, वायु परिवहन। देश में वायु परिवहन का आरंभ 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच, इलाहाबाद के किसके बीच, नैनी के बीच 10 किलोमीटर की छोटी सी दूरी के उड़ान से हुआ है। अगर देखा जाए देश में वायु परिवहन का आरंभ 1911 के हिसाब से देखा जाए इलाहाबाद में नैनी के बीच 10 किलोमीटर से सबसे पहले हुआ था। 10 किलोमीटर दूरी चला गया था। क्या 1911 में कहाँ चला, इलाहाबाद से कौन सी, नैनी के बीच चला था। क्या किलोमीटर दूरी तय किया था, 10 किलोमीटर दूरी तय किया था। तो कौन देने योग्य बात हो जाएगा, ध्यान देने योग्य बात। यह उड़ान डाक ले जाने के लिए किया जाता था। आई उड़ान क्या होता, डाक जो चिट्ठी होती थी उस समय पोस्ट होता था, डाक पोस्ट होता था, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में काम किया जाता था। कालांतर में इस दिशा में विकास के लिए नए प्रयास किए जाते हैं। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो इस दिशा में क्या किए, नए प्रयास किए गए हैं। 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई। कौन, नेशनल इंडियन एयरवेज की स्थापना की। इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। कहाँ इसका मुख्यालय बनाया गया, दिल्ली में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, कौन प्राप्ति, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 ईस्वी के आरंभ तक देश में 21 विमान कंपनियां वायु परिवहन का कार्य कर रही थी। अगर देखा जाए स्वतंत्रता प्राप्ति जब हुआ 1947 में, उसी समय लगभग 21 विमान कंपनियां जो थी भारत में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी। एक स्थान से दूसरे स्थान सवारी या सामान, वस्तुओं, माल को ले जाने में काम कर रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने इस क्षेत्र में विकास के लिए विमान परिवहन जांच समिति 1950 ईस्वी में गठित किया। अगर देखा जाए 1950 में स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो भारत में क्या किया, एक समिति का गठन किया, जांच समिति का गठन किया। जांच समिति 1950 में गठित किया। इस समिति के सुझाव पर ही 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यही कारण हुआ कि इसी सिफारिश के द्वारा या इसी जांच कमेटी समिति के द्वारा ही भारत को क्या कर दिया गया, भारत में जो जितने भी वायुयान थे उसे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हो गया, राष्ट्र से जोड़ा गया, यानी कि अब वो किसका रहेगा, राष्ट्र का रहेगा, यानी कि सरकार का रहेगा।
इसके बाद आंतरिक या घरेलू वायु परिवहन सेवा का भार इंडियन एयरलाइंस तथा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवा का भार एयर इंडिया को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? एयर इंडिया को सौंपा गया। साथ ही भारतीय विमान निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। कौन विमान? भारतीय विमान का मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। इंडियन एयरलाइंस भारत के विभिन्न शहरों में अतिरिक्त कई पड़ोसी देशों के लिए भी विमान सेवाएं उपलब्ध कराती है। जो इंडियन है, कौन? इंडियन एयरलाइंस है जो भारत में तो उड़ान भरवे करती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में तो जाते ही हैं, उसके बावजूद पड़ोसी देश के भी उड़ान भरती है, यानी कि पड़ोसी देश को भी यात्रियों को यात्रा की सुविधा देती है। विभिन्न शहरों में अंतर्राष्ट्रीय कई पड़ोसी देश के लिए भी विमान सेवाएं उपलब्ध है। व्यावहारिक रूप से इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमान सेवा अपनी कई अनुषंगी विमान कंपनी की अगर वर्तमान के हिसाब से देखा, व्यावहारिक हिसाब से देखा जाए, इंडियन एयरलाइंस को देखा जाए तो बहुत सारी सेवाएं अनुषंगी विमान के रूप में कंपनी में किया जा रहा है, सहायता से उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 8 दिसंबर 2005 से इंडियन एयरलाइंस सिर्फ इंडियन के नाम से जाने जाने लगा। अब 2005 में भी इंडियन एयरलाइंस से सिर्फ क्या कहलाया? इंडियन कहलाने लगा। भारत में कॉनकॉप्टर हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा 1985 ईस्वी में दी जा रही थी। कह कि भारत में हेलीकॉप्टर सेवा जो हो रहा था, किसका? कौन सी से? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा। कंपनी क्या नाम था? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। 1985 में क्या किया जा रहा था? इसके द्वारा सेवा दी जा रही थी, जो विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं राष्ट्र को दे रहा था, और जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए यह सेवा दे रहा था, अपने राष्ट्र के रूप में दे रहा था। देश में सभी प्रकार के हवाई अड्डों का नियंत्रण, विकास एवं प्रबंधन तथा विमान क्षेत्रों के सभी अन्य कार्य हेतु 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। देश में लगभग 450 हवाई अड्डे हैं, इसमें 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में क्या चाहिए? लगभग 450 हवाई अड्डे हैं, जिसमें 12 को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब कुछ यहाँ पर से उड़ेगा, कुछ दूसरे देश के लिए भी जहाज उड़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय कहलाते हैं। कहता पिछले कुछ वर्ष में नगर विमान क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति किया गया। अगर पिछले कुछ दशक में देखा जाए, कुछ समय में देखा जाए तो नगर में जो विमान इससे बहुत डेवलप किया, बहुत अधिक मात्रा में डेवलप किया। आज वायु परिवहन कंपनी सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में कार्य कर रही है। आज देखा जाए तो परिवहन जो है, वायु परिवहन है जो दोनों क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में मतलब प्राइवेट सेक्टर में, यानी प्राइवेट हवाई जहाज भी चल रहे हैं और सरकारी गवर्नमेंट भी चल रहे हैं, तो यानी कि दोनों क्षेत्र द्वारा चलाया जा रहा है। निजी क्षेत्र के प्रमुख एयरलाइंस हैं। निजी क्षेत्र के कौन कौन से लाइन है, यानी प्राइवेट कौन कौन है जो देखते हैं। नाम है जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमान, गो एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज एवं इंटर ग्लोबल एविएशन। देश में मालवाहक सेवा संचालित करने के लिए ब्लू डार्ट विमान नामक से एक निजी मालवाहक कंपनी का कार्य करा कि अगर देश में माल ढोवाने का काम करना, वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, तो ब्लू डार्ट विमान नामक जो कंपनी है जो क्या करता है? सिर्फ सामान ढोने का काम करता है। नाम क्या? ब्लू डार्ट। कौन डार्ट? ब्लू डार्ट विमान। और जो सहारियों के एक राज्य से दूसरे राज्य या एक स्थान से दूसरे स्थान लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमान, गो एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, ये सारे क्या चीज़ हैं? ये ऐसे विमान हैं, ऐसे एयरपोर्ट का नाम है, ऐसे विमान है जो क्या करता है? आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या करेगा? मदद करेगा। यानी कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय मतलब कुछ एक राज्य से दूसरे राज्य, अब प्राइवेट भी ये सारे हैं। उन घरेलू सेवाओं, कौन सेवाओं? उन घरेलू सेवाओं में अतिरिक्त 86 ऐसी कंपनियां हैं। अगर इस घरेलू सेवाएं में कई कंपनियां, 86 ऐसी कंपनियां हैं जो जिनके पास गैर निर्धारित उड़ानों का संचालित करने का परमिट है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जो हैं जो सरकार से द्वारा क्या लिए, लोन लिए, सरकार के द्वारा परमिट लिए हुए हैं, क्योंकि उनके द्वारा क्या चाहिए? कंपनी, वायुयान की कंपनी खोला जाए।
NACIIL अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं उपलब्ध कराती है। क्या जो है क्या चीज़, जो कंपनी का नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कुछ एक देश से दूसरे देश जाने के लिए यही एरोप्लेन का अपना का सहारा लेना पड़ेगा, इसी द्वारा जा सकते हैं। साथ ही दक्षिण पूर्वी एवं NACIL अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराती है। साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया देशों में भी उड़ान संचालित कराता है। अगर इसको देखा जाए दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया में ये क्या करता है, जो एशियाई देश है उसमें उड़ान संचालित करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या कराता है, मदद कराता है। निजी एयरलाइंस, कौन एयरलाइंस, निजी मतलब कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी को निजी कहते हैं। निजी एयरलाइंस में जेट एयरवेज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सेवाएं संचालित कराता है। भारत का 103 देश के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। भारत को जो 3 देशों के साथ द्विपक्षीय जो है क्या समझौता है। द्विपक्षीय अधिकारियों के अपेक्षा उपयोग को ध्यान में रखकर कम से कम 5 वर्ष से घरेलू विमान सेवा उपलब्ध करवाने वाले बड़े में से 20,000 रखने वाले विमान सेवा प्रदाताओं को विदेशी गंतव्य एवं विमान सेवा चालने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर कह रहा है कि इसमें जरूरी नहीं नौकरी दे, कम से कम इसमें चलाने के लिए भी तो क्या दे, हमको नौकरी दे दें। वायु परिवहन, कौन परिवहन, वायु परिवहन। वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन साधन है जिसके द्वारा जंगल, पहाड़, पठार, नदी, झील, सागर इत्यादि सभी को पार करना संभव है। वायुयान जो एक ऐसा साधन है जो ऊंचा रहे, नीचा रहे, गबड़ा रहे, उखड़ा रहे, पहाड़ी इलाका रहे, बिना पहाड़ी इलाका, समतल इलाका है, ये सिर्फ कहाँ लागू होता है, अप्लाई होता है देश के एक देश दूसरे देश से खेलते हैं वहाँ पर अप्लाई होता है। तो इसका कारण क्या हो गया कि हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग इनके संभवता को, पठारीय भाग को आसानी से पार कर पाएंगे। किसके मदद से, वायु एयरलाइंस की मदद से। लंबी दूरी की यात्रा इसके काफ़ी कम समय में तय कर लेती है। और लंबी दूरी बहुत ज़्यादा दूर जाना है तो बहुत कम ही समय में इसको क्या करेगा, ये पूरी दूरी को तय कर लेगा। भारतीय विमानपथ, कौन पथ, भारतीय विमानपथ प्राधिकरण, इसको AAI कहते हैं, द्वारा 2007 से 2008 में के दौरान 13.8 लाख हवाई जहाज उड़ान भरे। फिर अगला 10.59 लाख घरेलू तथा 2.49 लाख अंतर्राष्ट्रीय जहाज का क्या हुआ, उड़े। 1168.7 लाख यात्री, यात्री 870.6 लाख घरेलू तथा 298.52 लाख अंतर्राष्ट्रीय है, तथा 17.14 लाख मीट्रिक टन सामान, 0.67 लाख मीट्रिक टन घरेलू तथा 11.7 लाख मीट्रिक टन अंतर्राष्ट्रीय का प्रबंधन किया जाता है। जब जहाज बनाने में इतना जो होता है मल्टीटास्किंग, यानी भारत से इतना जो विदेश से, और इतना जो होता है कोची से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से क्या किया जाता है, मंगाया जाता है। जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे, इसमें कोई जो वायुयान है तो वायुयान है तो इसमें रोड बनाने के लिए, कोई रेल बिछाने के लिए कोई जगह नहीं है। आराम से आइए, उड़िए और यहाँ पर चले जाइए। इस तरीक़ा से क्या हुआ, फैला हुआ अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, कांडला, इलाहाबाद, न्यू मौलिया, विशाखापट्टनम, प्रायद्वीप, ये सब नाम को एक बार क्या कर लिया, ले लीजिए, जिससे आपको पता चले कि कहाँ कहाँ कौन कौन से नाम हमारे आए हैं। अगला करा वायु परिवहन के कारण ही दूर की महत्व कम हो गई है। और क्या हुआ, वायु परिवहन तेज़ी से बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ, दूरी जो हो गया बहुत कम हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कम चलेगी, क्योंकि कम समय में पहुंच जाते हैं। यही नहीं, देश के भीतर भी ऐसे कई दुर्गम क्षेत्र हैं। और यही नहीं कि विदेश के भीतर भी ऐसे बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़क एवं रेलमार्ग के द्वारा पहुंचना संभव नहीं है। वैसी जगह पर पहुंचने का एकमात्र जरिया वायु परिवहन है। कुछ ऐसे जगह हैं भारत में जो अपना कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर ना तो आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ना वहाँ से निकल सकते हैं। यानी कि वहाँ कहने का मतलब वहाँ पर पहुँच सकते हैं और बहुत ही आसानी से कम समय में अगर पहुँचना चाहते हैं तो कम समय में पहुँच सकते हैं। यहाँ पर रेल मार्ग की कोई यात्रा की, यानी कि कहने का मतलब जाम लगने का कोई खतरा नहीं मंडराता है। तो ये आपका हो गया वीडियो, कितना हो गया, 4 हो गया, पार्ट 4।
दोस्तों बने रहे पॉवर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से काम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।